नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से पीएम मोदी ने आज एक बड़ी पहल की है। आधी आबादी के लिए बीमा सखी योजना की आज से शुरुआत हुई है, जो महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करेगी। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से, बताएंगे राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने क्या कही बड़ी बात। चर्चा करेंगे जॉर्ज सोरेस के साथ सोनिया गांधी के संबंधों को लेकर बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने पानीपत में की बीमा सखी योजना की शुरुआत। पहले 3 साल में 2 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना। कहा, नारी शक्ति बनेगी विकसित भारत का आधार। कांग्रेस को विदेशी फंडिंग पर बीजेपी के आरोपों से गरमाई संसद की सियासत। दोनों सदनों में हंगामा। बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफी मांगी, सफाई। कांग्रेस का आरोपों से इनकार। बांग्लादेश के दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ की तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर भारत की चिंता से कराया अवगत। पश्चिम बंगाल में 77 समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के फैसले पर राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है आरक्षण। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। फिलहाल वित्त मंत्रालय में है राजस्व सचिव। मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे स्थान। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए आज पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। एलआईसी के साथ जुड़कर महिलाओं के लिए पैसा कमाने के नए अवसर खुलने का एक मौका सामने आया है। पीएम मोदी ने नारी शक्ति के लिए अपनी सरकार के द्वारा किए गए तमाम कामों को गिनाया तो देश के विकास में आधी आबादी के योगदान की जमकर सराहना भी की। पानीपत में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए भी एक बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के निर्माण की आधारशिला रखी। महिला सशक्तिकरण की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और नई शुरुआत हुई है। ये है बीमा सखी। एलआईसी से जुड़कर बीमा सखियां आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। पानीपत की ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत में नारी शक्ति की भूमिका अहम होगी। 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। 25,000 बीमा सखियों को प्रधानमंत्री ने नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। योजना के तहत 3 साल के अंदर देश भर से 2 लाख बीमा सखी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत उम्र की बाधा आड़े नहीं आएगी। 18 से 70 साल तक की पात्र महिला बीमा सखी से जुड़ सकती हैं। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया। फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक स्टाइपेंड है। इसके ऊपर महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण देने का काम किया है। सेना में बिना भेदभाव नियुक्तियां दी हैं। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शौचालय, उज्ज्वला, जन धन खाते, आवास योजना का मालिकाना हक, ड्रोन दीदी जैसी अनेक शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण के साथ प्रधानमंत्री ने पानीपत से ही किसानों के लिए भी एक शुरुआत की। उन्होंने एक बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर निर्माण की आधारशिला रखी।
महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय 700 करोड़ की लागत से करनाल में बनकर तैयार होगा। पानीपत से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो क्या है बीमा सखी योजना, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते, क्योंकि महिलाओं के लिहाज से एक बड़ा मौका है आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण को लेकर। बीमा सखी योजना, इसके लिए ये सिर्फ महिलाओं के लिए अपने आप में एक योजना है। ऐसे में 18 से 70 साल तक की उम्र की महिलाएं इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, ये इसकी मिनिमम एक तरीके से क्वालिफिकेशन की बात की गई है। और 3 सालों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी महिलाओं को। ट्रेनिंग के समय स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, यानी कि एक मिनिमम राशि भी दी जाएगी। LIC एजेंट के जो कर्मचारी हैं या एजेंट या कर्मचारी, उनके जो परिजन हैं, वो इसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका परिवार LIC से जुड़ा हुआ है। प्रशिक्षण के बाद बनेंगी LIC की एजेंट के तौर पे वो काम करेंगे। इसके साथ साथ स्नातक बीमा सखियां जो होंगी वो विकास अधिकारी, LIC में विकास अधिकारी भी बन सकती हैं। तो ये अपने आप में बीमा सखी योजना की कुछ शुरुआती मुख्य बातें हैं, ताकि किस तरीके से इसके साथ जोड़ा जा सकता है। बीमा सखी योजना की अगर बात की जाए तो पहले साल स्टाइपेंड 7,000 रुपए प्रति महीना होगा, लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि आप जो पॉलिसी शुरू कर रहे हैं उसमें कम से कम 65% पॉलिसीज जो है एक्टिव होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। दूसरे साल का स्टाइपेंड जो है वो 6,000 रुपए महीना है, तो तीसरे साल का 5,000 रुपए प्रति महीना है। तो ये 7, 6, 5 ये 3 साल का स्टाइपेंड है। जब आप ट्रेनिंग ले रही होंगी तमाम महिलाएं, तो ये वो पैसा है जो कि उनको एक तरीके से 3 साल लगातार प्रति महीने मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किस प्रकार से इस योजना से जुड़ा जा सकता है, कैसे करें अप्लाई, सबसे पहले LIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएं और बीमा सखी का वहां पर एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद में उसमें तमाम कॉलम दे रखे होंगे, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तमाम प्रकार की जो जानकारियां हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसको भरना होगा। उसके अलावा आयु प्रमाण पत्र की भी वहां पे जानकारी मांगी जाएगी, जिसको कि आपको अपलोड करना होगा। और कौन से काम करने होंगे इसका भी जल्दी से आपको जिक्र करते हैं। आपको बताएं, राष्ट्रीय ये जो तमाम जो जानकारियां उसमें देनी होंगी, उसके साथ साथ उसमें अपना प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसमें आपकी जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो भी तमाम तरीके की चीजें उसमें देनी होंगी। उसके आधार पे आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं। ये जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के माध्यम से वीमेन लेड डेवलपमेंट जो किया जा रहा है, वो अपने आप में किस प्रकार से एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, उसमें क्या कुछ बड़े प्रयास किए गए और कैसे उससे बदलाव हुए, उन आंकड़ों का जिक्र करते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। राष्ट्रीय लिंगानुपात जो है वो 1020 हो चुका है। ये अपने आप में बढ़ा है तमाम प्रयासों के माध्यम से, जबकि पहले 1000 से कम होता था। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाओं की संख्या हो गई है देश में। मातृत्व अवकाश का 26 सप्ताह का कार्यक्रम की शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि पहले काफी कम होता था। यह भी महिलाओं के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया। PM सुरक्षित मातृत्व के तहत लगभग 5.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को इसका फायदा मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा LPG के कनेक्शन महिलाओं को दिए गए हैं, परिवारों को फायदा हुआ है। और 3 तलाक जैसे प्रावधानों को खत्म करके भी महिलाओं को सशक्तिकरण का काम किया गया है। तो ये वो जल्दी से उस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, ताकि जिनका जमीन पे एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुद्रा योजना के तहत लगभग 70% ऋण महिलाओं के स्वीकृत किए गए। स्टैंड अप इंडिया में लगभग 84% लाभार्थी महिलाएं ही हैं। सेना के साथ साथ 12 प्रकार के जो सशस्त्र बल है उसमें स्थायी अधिकारियों के कमीशन में महिलाओं की नियुक्ति करना भी मोदी सरकार ने बीते 1 दशक के ही प्रयासों का नतीजा है। 90 लाख SSG देश में इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण इस प्रकार के स्वयं सहायता समूहों को मिला है। यानी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के हाथ में आर्थिक शक्ति ऑलरेडी आ रखी है। और 1.25 करोड़ के आसपास लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य है 3 करोड़ के आसपास लखपति दीदी बनाने का। तो महिलाओं को ध्यान में रखकर जो तमाम कोशिशें PM मोदी की सरकार बीते 1 दशक पे कर रही है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। उसके माध्यम से जो बदलाव आ रहा है उसका भी हम जिक्र आपके साथ कर रहे हैं। PM ग्रामीण आवास योजना में 75% घर महिलाओं के नाम पर है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 2.5 करोड़ खाते लगभग खुल चुके हैं, जिनमें बच्चियों के नाम पे ये खाते होते हैं। नल से जल योजना का फायदा सीधे तौर पे महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ के देखा जाता है। ड्रोन दीदी का लाभ भी एक तरीके से महिलाएं बड़े स्तर पर देश में उठाना शुरू कर चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ही कोशिश है, जिसकी वजह से बच्चियां न सिर्फ भ्रूण हत्या से रुक रही हैं, बल्कि पढ़ाई लिखाई करके सशक्त भी होती नजर आ रही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी हमने देखा कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी प्रावधान को पास कराया गया है। तो ये अपने आप में बड़े वो प्रावधान है जो कि PM मोदी के माध्यम से बीते 1 दशक में किए गए हैं, जिसका बदलाव महिलाओं के सशक्तिकरण के तौर पर देखता हुआ अपने आप में दिखाई पड़ रहा। तो ये अपने आप में तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये इस तरीके तो ये अपने आप अगर बात की जाए तो इसको हम जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से तमाम बातों का हमने यहाँ पे जिक्र किया। और अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें
तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज शामिल हुए तो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर उन्होंने आज सामने रखी। पीएम मोदी ने राजस्थान की आर्थिक ताकत की सराहना की तो निवेशकों के लिए राजस्थान में बन रहे नए अवसरों की तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीता दशक भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आज भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, जिसमें देश विदेश से कई बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास मानवता के कल्याण को समर्पित है और भारत अपनी सामर्थ्य से विकसित होने की राह पर है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिजिटल डेटा के साथ साथ डिलीवरी सिस्टम की पावर भारत के विकास के मूल मंत्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया की सप्लाई चेन कई कारणों से बाधित हो रही है, ऐसे में भारत को कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना जरूरी है। निवेशकों से प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्किल्ड युवा हैं, एमएसएमईज हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने का सामर्थ्य और विश्वास भी। ऐसे में सभी साथ मिलकर भारत की विकास यात्रा में शामिल हों। जयपुर से विशाल बरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर आपको दिखाएंगे कि आखिर जॉर्ज सोरोस को लेकर सोनिया गांधी के कनेक्शन को लेकर क्यों हंगामा हो रहा है। ये अपने आप में संसद में भी आज हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं कि सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस के साथ में किस प्रकार से संबंध है, जो कि देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। इस खबर पर होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया,
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी पर देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के संबंधों पर बीजेपी ने तीखे सवाल खड़े किए हैं। सोरोस की फंडिंग से चल रही संस्थाओं में सोनिया गांधी की संलिप्तता को लेकर बीजेपी ने सबूत पेश किए, जिसके बाद यह पूरा मामला राजनीतिक तौर पर गर्मा गया है। भाजपा ने इस मुद्दे को आज संसद में भी उठाया। जॉर्ज सोरोस के मसले पर फिर घमासान। संसद में बीजेपी कांग्रेस में संग्राम। बीजेपी ने विदेशी फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस को घेरा। सोनिया के कनेक्शन पर फिर उठे सवाल। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के कनेक्शन पर पिछले हफ्ते भी संसद में हंगामा हुआ था और सोमवार को एक बार फिर संसद की कार्रवाई शुरू होने पर इसी मसले पर हंगामा देखा गया। बीजेपी के तमाम सांसदों ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के संबंध जॉर्ज सोरोस और उनसे जुड़े हुए संगठनों के साथ हैं। बीजेपी का आरोप था कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत चिंता का विषय है। इन सांसदों ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस ने इस प्रकार के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसका विरोध किया। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से भी सदन में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। विदेश में बैठे हुए कौन लोग $1 बिलियन मोदी जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं और उनके संबंध कांग्रेस पार्टी से गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हंगामे की वजह से बार बार के स्थगन के बाद भी राज्यसभा नहीं चल सकी। दोपहर 2 बजे राज्यसभा के शुरू होने पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सवाल उठाए। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोपों से इनकार किया। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं। यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। जो लीडर ऑफ द हाउस बोले उन्होंने जो बोले वो सरासर झूठ है। बीजेपी का आरोप है कि जब भी संसद का सत्र चलता है कोई न कोई रिपोर्ट आती है जिसे लेकर संसद के सत्र में व्यवधान डाला जाता है। बीजेपी ने फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से सोनिया गांधी के संबंधों पर सफाई मांगी। बीजेपी का आरोप है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरोस से हो रही है। बीजेपी का कहना है कि जॉर्ज सोरोस और उनसे जुड़े हुए संगठन जो कर रहे हैं वो देशद्रोह के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है।
बीजेपी का कहना है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम करने वालों को गंभीरता से लिया जाएगा। फिलहाल संसद का सत्र नहीं चल पा रहा है। एक ओर कांग्रेस के सहयोगी उस पर नेतृत्व छोड़ने का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी ओर विदेशी फंडिंग के बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस नई मुश्किलों में है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो क्या कुछ गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि ये पूरा नेक्सस का जो आरोप है वो आखिर कैसे बीजेपी स्थापित करे उसका जिक्र करते हैं। बीजेपी का सोनिया गांधी पर आरोप है कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन यानी FDLAP का एक तरीके से बहुत बड़ा रोल है और उस फाउंडेशन के माध्यम से कैसे कड़ियां जुड़ती हैं उसका जिक्र करते हैं। FDLAP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और इस फाउंडेशन के माध्यम से जो ये फाउंडेशन है वो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन उसको फंडिंग करता है, यानी कि जो ये फाउंडेशन है FDLAP इसको जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है वो फंडिंग करता है, यानी उनके पैसे से ये फाउंडेशन चलता है। फाउंडेशन ने कश्मीर पर भारत विरोधी लेख लिखे हैं और इस फाउंडेशन की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी है। तो देश की एकता के खिलाफ लिखने वाले संस्थान के साथ सोनिया गांधी जुड़ी हुई हैं, ये सीधे तौर पे आरोप है। भारत विरोधी एजेंडा चलाता है फाउंडेशन और ये अपने आप में उसके तमाम प्रकार के आर्टिकल्स से साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन में जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से भी साझेदारी इसमें निकल के आ रही है कि आखिर यहां पर भी शायद फंडिंग हुई और किस प्रकार से साथ मिलकर काम करने के आरोप सीधे तौर पर बीजेपी लगा रही है। भारत विरोधी एजेंडे में शामिल है सोनिया गांधी, सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है क्योंकि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना यह देश विरोधी एजेंडा सीधे तौर पर। अगले तथ्यों पर अगर आते जल्दी से इसका जिक्र करते हैं कि आखिर बीजेपी कह क्या रही है। इससे पहले भी कांग्रेस लगातार घिरती रही है। अभी कुछ दिन पहले ही OCCRP और कांग्रेस इन दोनों के गठजोड़ के माध्यम से राहुल गांधी पर खासतौर से निशाना था और कहा गया था कि ये कांग्रेस चला रही भारत विरोधी एजेंडा। OCCRP क्या, इसका भी जिक्र करते हैं क्योंकि फ्रांस के मीडिया पार्ट जो एक मीडिया हाउस है उसने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे OCCRP भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगले तथ्य में उसका हम जिक्र करते हैं कि कैसे जो अमेरिकी एजेंसियां हैं उससे OCCRP को फंडिंग मिल रही है। वहां के डीप स्टेट कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में OCCRP को उनके द्वारा फंडिंग मिल रही है। जॉर्ज सोरोस OCCRP के सबसे बड़े फंड देने वाले व्यक्तियों में से शामिल है और लगभग 70% जो फंड OCCRP का है, अगले तथ्यों में आपको उसका जिक्र करते हैं कि वो लगभग 70% जो फंड है वो वहीं से एक तरीके से निकल के आता है। क्या है OCCRP? वैश्विक संस्था है, 2007 में शुरुआत हुई थी। अमेरिकी एजेंसियां इसको फंडिंग करती है और कई डीप स्टेट को लेकर भी इसको लेकर बातें सामने आती रहती हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो कि जॉर्ज सोरोस का है वो 70% फंडिंग करता है OCCRP को। तो यानी कि सीधे तौर पे OCCRP एक ऐसी संस्था जो भारत विरोधी काम करती है, उसको फंडिंग जॉर्ज सोरोस से मिलती है और वो कहीं ना कहीं वो काम करती है जो कि कांग्रेस की नीतियों के साथ मेल खाती नजर आती है। सीधे तौर पर बीजेपी का आरोप है। सलील शेट्टी का जिक्र बीजेपी लगातार करती, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो कि जॉर्ज सोरोस का NGO है। वो भारत जोड़ो यात्रा में, जो सलील शेट्टी है वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते नजर आए थे। एक और व्यक्ति का नाम बीजेपी सीधे तौर पर लेती है, आनंद मंगलाले, जो कि इस OCCRP के पत्रकार के तौर पे काम करने का दावा करते हैं और दिल्ली के दंगों में शर्जिल इमाम को चीन के माध्यम से मिलने वाली फंडिंग उपलब्ध कराने का उन पे आरोप है। लेकिन वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते हैं, OCCRP के साथ खड़े नजर आते हैं। मुश्तफिकुल फजल अंसारी, ये बांग्लादेशी पत्रकार भारत विरोधी, घोर भारत विरोधी काम करते हैं और ये भी कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ इनकी सीधी नजदीकियां स्थापित होती है तमाम फोटो और वीडियोस के साथ में। तो ये तमाम बीजेपी के आरोप है कि कैसे विदेशी ऐसी संस्थाएं जो देश विरोधी काम करती हैं वो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है। और लेकिन जॉर्ज सोरोस कौन है इसका भी जिक्र कर देते हैं जल्दी से। अमेरिकी अरबपति हैं, कई देशों में चलाते हैं अपना एजेंडा, इस प्रकार के उन पर गंभीर आरोप लगते हैं। भारत विरोधी छवि, यानी भारत के विरोध में वो खड़े नजर आते हैं कि भारत के खिलाफ वो एक तरीके से एजेंडा चलाते हैं, इसलिए उनकी इस प्रकार की छवि है जो कि भारत को बढ़ता हुआ आगे नहीं देखना चाहते। कुछ और इनके बारे में जिक्र करते हैं तो अगर बताएं आपको, ये अपने धनबल से कई देशों में वहां की सरकारों को अस्थिर करने का काम करते हैं और इस प्रकार का आरोप इन पे लगातार लगता रहा। इसी तरीके से 1997 में थाईलैंड की करेंसी को कमजोर करने का इन पे गंभीर आरोप लगा, तो उस वक्त कई प्रकार के सबूत भी पेश किए गए थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वालों में सबसे प्रमुख तौर के नाम में अगर किसी का जिक्र होता है तो जॉर्ज सोरोस का नाम निकल के आता है। सोरोस का इस पे सीधे तौर पे संलिप्तता नजर आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप जॉर्ज सोरोस पे लगता है और ये इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना, देश की छवि खराब करना, उस सब में कहीं ना कहीं ये पीछे नजर आते हैं। तो ये अपने आप में कई प्रकार के गंभीर आरोप है। इसी गंभीर आरोपों का जो आज एक तरीके से अगला चैप्टर बीजेपी ने आगे किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, और आज का विशेष आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर सोनिया पर
बीजेपी का सोरोस अटैक। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और आज इसको लेकर संसद में भी लगातार गंभीर चर्चा या कहा जाए बहस की गुंजाइश करने की बात करती जाती रही, लेकिन वहां पर इस प्रकार की स्थिति दिखाई नहीं पड़ी। इस विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा विजय कौशिक हैं, नेता कांग्रेस के, और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप तीनों का स्वागत है। विजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर ये जो फाउंडेशन का नाम आज निकल के आया है, क्या सोनिया गांधी जी अभी भी उसमें सह अध्यक्ष वहां पे बनी हुई हैं? क्योंकि वो संस्था सीधे तौर पे भारत विरोधी एजेंडा के लिए आगे काम करती नजर आती है। क्या कांग्रेस पार्टी इस पे कहना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने देश का जो ध्यान है वो अडानी से हटाकर और तमाम अपनी विफलताओं से हटाकर इस मुद्दे पर केंद्रित कर दिया है कि अमेरिका भारत की सरकार को गिराना चाहता है। ये भाजपा द्वारा कहा गया है अभी पिछले दिनों। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक किसी के साथ खड़े होने की बात है, दिखाई देने की बात है, तो मोदी जी चीन के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ दिखाई दिए, और एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दिए। तो क्या ये माना जा सकता है कि वो उन देशों के दबाव में काम कर रहे हैं? जी नहीं। इसी तरीके से अगर सर, बात पोजीशन लेने की है विजय जी, बात पोजीशन लेने की है, क्या वो उस फाउंडेशन में सह अध्यक्ष अभी है या नहीं? ये सीधा सवाल है मेरा आपसे। मुद्दा सह अध्यक्ष होने या ना होने का नहीं है। मुद्दा बड़ा सीधा सा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपको कि अगर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कोई भी देश विरोधी कृत्य किया है, संविधान विरोधी कार्य किया है, अगर कानून के खिलाफ जाकर अमेरिकी संस्था से मदद ली है, तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए। हमारे नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं। पहली बात। ठीक है अनिला जी, मैं आता हूं आपके पास में। अनिला जी, क्योंकि भाजपा ये नहीं कह रही कि भाई हमने कोई देश विरोधी यानी कि संविधान के खिलाफ जाकर कोई चंदा लिया है या कुछ और किया है। ठीक है अनिला जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर देश विरोधी काम किया है तो आपकी सरकार है, आप अपना कार्रवाई कीजिए। क्यों इस प्रकार का परसेप्शन बना रहे हैं आप लोग बीजेपी की ओर से? अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल विजय कौशिक जी की जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। आपकी जुबान पे जो सरस्वती अभी विराजमान है वो उन्होंने बिल्कुल तथास्तु आशीर्वाद दे दिया है। आपके नेता जो हैं बिल्कुल जेल की हवा खाएंगे। जो ये दोनों जो माँ बेटा का जो ये और बता दीजिए। एक सेकेंड होल्ड ऑन। विजय जी आपके ही आरोप का जवाब ले रहे हैं। विजय जी आपके ही आरोप का जवाब ले रहे हैं। विजय जी देखिए अपनी बारी में बोलिए। विजय जी प्लीज। बीच में नहीं बोल रही थी, परेशान जी अपनी बात पूरी करें। आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। आपने कहा नेताओं को जेल में भेज दीजिए, बिल्कुल वो जेल में जाएंगे। जो कुकर्म ये कांग्रेस पार्टी और लीडरशिप इनकी करती चली आई है, ये जो परिवार करता चला है, आपको लगता है कि बख्शे जाएंगे? हाँ, यहाँ पर जो ये भाग भाग के यूएस से जाना, यूके जाना, उज्बेकिस्तान जाना, थाईलैंड जाना, समझ में नहीं आता है किस प्रकार से इधर पता चलता है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरेस जो मोदी जी के विषय में बोलता है उठपटांग, नेक्स्ट डे जो होता है वो ना केवल बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनके अखबार फॉरेन लैंड में वहां छप जाता है, उसके अगले दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही सारी चीजें यहाँ पे परोस देते हैं। 1+1 2 होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये फंडिंग का कैसे हो रही है? ये राहुल गांधी जी यूएस से जाते हैं जी, और एक वहां पे सुशीला कुछ करके नाम है, मैं भूल रही हूँ, उस महिला के साथ उनका फोटो भी है, सुशील शेट्टी के साथ इनका फोटोग्राफ है जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। ये सब लोग कौन है? ये सारे के सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिसको फंड कौन करता है? जॉर्ज सोरोस करता है। ठीक है अनिला जी, मैं आता हूं आपके पास में। हर्षवर्धन जी, सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी विदेशी संस्थाएं या ताकतें जो देश को किसी प्रकार से अस्थिर करना चाहती हैं, अगर उनके साथ में कांग्रेस खड़ी है तो क्या ये देश विरोध की स्थिति इसको मानी जाएगी, देशद्रोह की स्थिति में लाया जाएगा? ये माना जाएगा कि आप पब्लिक फोरम में हैं तो इस प्रकार सी गतिविधियों में संलिप्तता या कहा जाए आना जाना चलता रहता है। किस स्तर को तरीके से देखा जाएगा इसको? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी नेता का, किसी भी राजनीतिक दल का एक दूसरे पर आरोप लगाना ये कोई नई बात नहीं है। उसमें गद्दार, देशद्रोही, बेईमान, बेशर्म, पता नहीं क्या क्या लोग एक दूसरे को बोलते हैं। लेकिन सीधे सीधे एक थ्रेड दिखाना, एक प्रमाणों के साथ जो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर ऐसा आरोप लगना जो देश विरोधी दिख रहा है,
अब देश विरोधी कहां तक जाएगा, वो कानून के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, न्यायालय तक ये मामला जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन देश की जनता को जरूर समझ में आ रहा, उनको ये दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो दुनिया भर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करता रहा, उसके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के रिश्ते दिख रहे हैं। अगर कश्मीर पर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसी बातचीत कि उसको अलग एंटिटी के तौर पर देखना है और उस संस्था में को प्रेसिडेंट के तौर पर सोनिया गांधी है, तो ये संदेह खड़ा करता है। ये संदेह खड़ा होता है कि एक जैसी चिंता जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की क्यों है। और उस सबसे जो ज्यादा चिंता की बात दिखती है मुझे कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के तौर पर, जी, गंभीर आरोप का कोई भी सही जवाब अभी तक नहीं आया। देश ये उम्मीद करता है कि इसका एक जवाब मिलना चाहिए। आप बताइए कि क्या अभी तक आप सुनिए, अगर आया हो तो बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी ने यह बताया कि सोनिया गांधी उस संस्था में कब से कब तक अध्यक्ष हैं, अभी हैं कि नहीं है, वो अध्यक्ष के तौर पर रही, क्या उन गतिविधियों की उन्हें जानकारी है, और अगर वो जानकारी हो रही थी तो क्या उस पर उन्होंने कभी ऐतराज जताया? इनमें से किसी पर उनका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल है और यही मैं विजय कौशिक जी से पूछ भी रहा था, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। विजय कौशिक जी, सवाल यही है कि क्या ऐसी संस्था जो भारत की अखंडता के खिलाफ काम करती है और उस संस्था के साथ में जुड़ाव, अगर सोनिया गांधी जो कि आपकी कांग्रेस पार्टी की सबसे सर्वमान्य नेता के तौर पे हैं, उनकी अगर वहां पे मौजूदगी है तो ये तो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते ही है ना, उसकी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर रही कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अगर अमेरिका इस देश की सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है तो सरकार उसके प्रमाण पेश करे। हम मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम किसी भी विदेशी शक्ति को ऐसा कोई कृत्य नहीं करने देंगे जो हमारे देश के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, ना खाता ना बही, भाजपा जो आरोप लगाए क्या वो हर आरोप है सही? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका कोई आरोप तब तक सच नहीं जब तक कोई तथ्य नहीं होता है। विजय जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तथ्य नहीं होता। लेकिन आप वो जो तथ्य दिखा रहे हैं उस तथ्य पे आप स्पष्टीकरण तो दीजिए सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए जी, अगर किसी संस्था को अमेरिका से फंडिंग हो रही है तो क्या वो हवाला के जरिए हो रही है या अकाउंट टू अकाउंट हो रही है? अगर किसी संस्था ने जिस व्यक्ति का क्रेडेंशियल अपने आप में सवालों के घेरे में हो, जॉर्ज सोरोस का सर, विजय जी, जिस आदमी का क्रेडेंशियल सवालों के घेरों में हो उसके साथ अगर आपकी आर्थिक संलिप्तता नजर आती है तो फिर तो सवाल होगा ना सर। सुन तो लीजिए, कोई भी संस्था अगर भारत विरोधी कार्य में संलिप्त है, चाहे वो किसी भी देश की है, सरकार उनको ब्लैकलिस्ट करती है, आप उनसे 1 रुपया नहीं ले सकते। वो संस्थाएं हमारे देश में एक कदम नहीं रख सकती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जॉर्ज सोरोस की जिस संस्था पर मोदी सरकार आरोप लगा रहे हैं, क्या उसको ब्लैकलिस्ट किया है? सबसे पहले तुरंत प्रभाव से तो मोदी जी उन संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करें जिनके मार्फत भारत के अंदर सामाजिक संस्थाओं को किसी भी तरह का चंदा मिलता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जब तक ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे तो ऐसे देश विरोधी शक्तियों के साथ में पैसा लेने में, फंडिंग लेने में कोई गुरेज नहीं है, समय की सीमा है। अनिला जी, वो कह रहे हैं कि साहब या तो आप कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, नहीं हो रही तब तक हमने क्या गैर कानूनी किया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फंडिंग हो रही है, चाहे वो ये जो संस्थाएं हैं या व्यक्ति विशेष जो किसी राजनीतिक दल से आ रहे हैं, वो लीगली है इलीगली है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और जो एजेंसीज है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे नतीजे सामने आ जाएंगे। पर मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, विजय कौशिक जी, आप एक बात समझिए, जब हम बात राहुल गांधी की करते हैं, जब हम बात सोनिया गांधी की करते हैं, तो आप इसको केवल और केवल कांग्रेस पार्टी क्यों समझते हैं? हाँ, पूरी कांग्रेस पार्टी का मतलब ये हो गया सोनिया राहुल। मोदी जी भाजपा नहीं है क्या? विजय जी, विजय जी एक बार सुन लीजिए ना, विजय जी सुन लीजिए, विजय जी सुन लीजिए। जिन लोगों के साथ इनके संबंध है, ये जॉर्ज सोरोस एंड पार्टी जो है, लगातार जो ऐसी गतिविधियों में पाए गए हैं कि जो हमारे राष्ट्र के लिए घातक है, हमारी स्टेबल गवर्नमेंट के लिए घातक है, उन लोगों के साथ इन माँ बेटी की रिलेशनशिप है। और आप कह रहे हैं, अरे न भाई ना खाता, जो भारतीय जनता पार्टी का है वही सही। साहब, हम नहीं कह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनके दोस्त हैं,
ट्रंप उनके ठीक है दोस्त हर्षवर्धन जी, तो सवाल दुष्कर्म ये है मुकदमा- कि जो भी पब्लिक डोमेन में तमाम जो तथ्य आज तक मौजूद हैं उससे बहुत सी चीजें तय होती नजर आती हैं। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को स्पष्ट नहीं कर रही तो ये तो अपने आप में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिविजुअल्स की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। तो हर्षवर्धन जी, नहीं, आप सवाल जरा एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सर जो भी पब्लिक डोमेन में अभी तक तथ्य हैं उस आधार पे तो कई चीजें साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं कि कैसे कैसे जुड़ाव है जॉर्ज सोरोस, उनकी संस्थाओं का, फंडिंग की तमाम चीजों का और एक ही प्रकार की लाइन पे आगे बढ़ना। तो ये तो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए गंभीर संकट की स्थिति दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए, जॉर्ज सोरोस ने कहा था, नाम लेकर नरेंद्र मोदी का, उन्होंने गौतम अडानी का भी नाम लिया, लेकिन ठीक है, मैं गौतम अडानी बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के तौर पर वो अपने चैलेंजेस से निपटने में सक्षम है। लेकिन चूंकि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर बात की, और कमाल की बात यह कि जब राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर गए तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर है। अब ये ऐसा एक शब्द है जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में सबसे पुरानी पार्टी का नेता वो अमेरिकी धरती पर जाकर कह रहा है कि हमारे यहां लोकतंत्र खतरे में है और आप लोग बचा क्यों नहीं रहे हो। अब उसके बाद राहुल गांधी उसका स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन उनको जो कहना था वो कह दिया। भारत के शेयर बाजार, भारत के निवेशक, भारत की कंपनियों को लेकर वो ऐसे आरोप लगातार लगाते रहते हैं। उनकी पूरी जो एक तरह से कहें कि लड़ाई है, अगर आप संसद सत्र को भी देखें, जब उनके सहयोगी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार वो सब अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे हैं तो वो एक मुद्दा पकड़ कर बैठे हुए हैं और जिसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये सब मिलाकर ये दिखाता है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और मैं फिर कह रहा हूं, इतने गंभीर आरोपों पर लोकतंत्र में छवि का बड़ा महत्व होता है। कांग्रेस पार्टी को इसका या तो ठीक से जवाब देना चाहिए, नहीं तो कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो वो जनता मानेगी ये ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस पार्टी के लिए। विजय जी, शायद यही बड़ी वजह है इसलिए जो इंडिया अलायंस है उसमें नेतृत्व का संकट खड़ा होना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व को आपके सहयोगियों से ही चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां जब आती हैं तो कांग्रेस बहुत सही तरीके से उसका बचाव नहीं करती, बहुत सही तरीके से अपनी बात को रखती नहीं, ताकि जो अगर आरोप लग रहे हैं वो सिरे से खारिज हो जाए। और इस बार भी यही होता दिखाई पड़ रहा है। अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई अधिकृत तौर पर। नहीं, आप ये सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम सही तरीके से अपनी बात न रख पा रहे हों, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमने इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश के कानून के खिलाफ आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया। इसलिए हम चैलेंज करते हैं कि भाजपा या तो इस मुद्दे पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके 24 घंटे में हमारे नेताओं की गिरफ्तारी करे और हम उसका जवाब कोर्ट में देंगे, उसके सबूत हम कोर्ट में रख देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे सहयोगी दलों की बात है, तो हमारे सहयोगी दलों के लिए कांग्रेस पार्टी एक सुरक्षा कवच है। जब तक वो अलायंस में कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रहे हैं तब तक वो सुरक्षित हैं, ये बात उनको भी मालूम है। जैसे ही वो बाहर भागेंगे उन्हें यह भी मालूम है कि मोदी सरकार उन्हें जेल में डलवा देगी, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला करने का अगर किसी में दम है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और सोनिया गांधी जी है, जो कि अंतिम सांस तक इस देश की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है विजय जी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं इस आरोपों को लेकर, वो कह रहे हैं साहब हम कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए हर स्तर पे तैयार है, लेकिन आप तो राजनीतिक दल है ना। पहली लड़ाई तो आपकी उस राजनीतिक तौर पे है, परसेप्शन की लड़ाई को लेकर है ना। पहले तो आप वहां लड़िए, जब आपके आरोप हो, तमाम चीजें हो कानूनी तौर पे, तो आगे बढ़िएगा। अभी इन सब चीजों का जवाब देने से कांग्रेस क्यों बच रही है? क्या आखिर स्थिति है? क्या कुछ अभी है जो छुपाया जा रहा है क्या? सुनिए, कांग्रेस कभी किसी चीज से नहीं डरती और ना ही कुछ छुपाती है। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक नैरेटिव की बात है तो नैरेटिव में आजकल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा योगदान हो गया, आर्थिक मामले का बहुत बड़ा योगदान हो गया जी, जिसे देश के तमाम चैनलों पर अडानी जैसे पूंजीपतियों का कब्जा हो और भाजपा हर तरह का नैरेटिव पैसे के दम पर सेट करने में माहिर हो जी। उसका मुकाबला करने में निश्चित तौर पर हमारे सामने कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन समय आने पर जनता के सहयोग से हम हर बात का जवाब देंगे। अनिला जी, वो हर बात का जवाब देंगे। आप कितने भी आरोप लगाएं उसको वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी ये मुद्दा आप लोग जमीनी तौर पे संसद में आगे बढ़ाने की स्थिति में होंगे, वो तो उसको खारिज कर रहे हैं। बात ये राष्ट्र की है, बात ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। तो जब बात राष्ट्र की आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार जो है वो आपको लगता है कि शांत होकर बैठेगी?
क्योंकि हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि, हमें तो ये सिखाया जाता है। अभी विजय जी ने मान ही लिया है कि कांग्रेस के पास अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं, तो इनके अनुसार फाइनेंसेस की भी दिक्कत है, तो फाइनेंसेस के लिए ऐसे व्यक्ति का सहारा ले लेंगे जो निरंतर ये प्रयास कर रहा हो कि इस देश की सरकार गिर जाए। आजकल तलवार और बंदूक से सरकारें नहीं गिरती हैं, फूस जो होते हैं वो तलवारें से नहीं होते हैं, कलम से भी होते हैं। तो यहाँ पर एक जो पूरा एक एजेंडा बनाकर, एक इकोसिस्टम बनाकर भारत की सरकार को हिलाने का प्रयास इन्होंने किया है। हाँ, गलत लोगों से गलत पैसे लेकर अपने एजेंडा चलाने वाले जो माँ बेटे हैं, इनको नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, किसका एजेंडा चलता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पर चर्चा के लिए, आप तीनों का शुक्रिया। अगली खबर आपको दिखाएंगे कि देश के विदेश सचिव इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पे हैं, क्योंकि उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासतौर से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में तमाम बातों का जिक्र किया और भारत के जो कंसर्न्स हैं उन्होंने वो वहां पे रखे हैं। इस पूरे खबर पे होगी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। और हम ब्रेक पे के बाद कुछ और बड़ी खबरों पे जाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अभी तक हमने किन बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। उस बड़ी खबरों का जिक्र करें तो अभी तक हमने आपको बताया है कि सखी बीमा की आज से शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में इसकी शुरुआत की है। महिलाओं के लिए बड़ा अपने आप में एक मौका है। राइजिंग राजस्थान, संभावनाएं अपार है, क्योंकि राजस्थान में कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े उस लिहाज से ये खबर आज बहुत महत्वपूर्ण थी। और सोरेस को लेकर जो एक हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी से कनेक्शन को लेकर पूरा मामला है, वो अपने आप में बड़ी खबर थी। इन तमाम बड़ी खबरों से आपको हमने रूबरू कराया। अब अगली बड़ी खबर की ओर जोड़ते हैं, जो कि है दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया है। और इस लिस्ट के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसमें दिल्ली चुनाव में आपकी सूची में बड़े बदलाव हुए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसमें कई प्रकार के बदलाव हुए हैं। आपकी दूसरी लिस्ट में 20 प्रत्याशियों के नाम आए हैं, लेकिन उसमें
कई बड़े बदलाव साफ तौर से दिखाई पड़ा। जल्दी से उनका जिक्र करते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का पटवर्धन से पत्ता कट गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने तंज भी कसा है। उनका सीट क्यों बदली गई, इसको लेकर सवाल खड़े किए। मनीष सिसोदिया अब जंगपुरा से चुनावी मैदान में मौजूद होंगे। इसके अलावा किस प्रकार से बड़े बदलाव इन 20 नामों में ही आए, उसका जिक्र करें तो पिछली बार मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे मनीष सिसोदिया, उसकी वजह से भी शायद यह ऐसा किया गया। इस वजह से बीजेपी ने उनको वहां से पटवर्धन का भगोड़ा भी घोषित किया। पटवर्धन से अवध ओझा को मैदान में उतारा गया, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अभी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। और ये अपने आप में, ये अवध ओझा ने हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अपने आप में उनको इस सीट पर उतारा गया है, जो कि पूर्वी दिल्ली की अपने आप में एक बड़ी सीट माना जाता है। जितेंद्र सिंह शुंटी जो शाहदरा से चुनावी मैदान में आएंगे, उनको भी एक तरीके से यहाँ पे टिकट दिया गया है। और शुंटी विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की जगह पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एक और बड़े नेता रामनिवास गोयल की सीट को बदला गया है, उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी आया। तो वहीं सुरिंदर पाल सिंह बिट्टू को तिमारपुर से टिकट मिल गया है। तो ये भी अपने आप में कुछ बड़े ऐसे नाम हैं। और बिट्टू आपके मुख्य सचेतक दिलीप पांडे की जगह चुनाव लड़ेंगे, तो और ये अपने आप में एक बड़ा नाम है। दिलीप पांडे बहुत बड़े नाम के तौर पे आम आदमी पार्टी में जाने जाते हैं। उनकी सीट बदली गई है अपने आप में। मादीपुर से राखी बिरला को दिया गया है टिकट, उनकी भी सीट बदल गई है। कभी मंत्री के तौर पर उन्होंने काफी काम करने का किया है उन्होंने दिल्ली में। मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस का टिकट कट गया है और ये भी अपने आप में आपके एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी जगह मुस्तफाबाद सीट से आदिल खान को टिकट दिया गया है। ये गोपाल राय के करीबी के तौर पर जाने जाते हैं आदिल खान, जिनको अब टिकट दिया गया है। आपके प्रदेश प्रमुख गोपाल राय के करीबी है आदिल खान, इनको यहां पे टिकट मिला। यानी बड़े बदलाव आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। सीधे तौर पे त्रिलोकपुरी विधानसभा से रोहित महरोलिया का टिकट काट दिया गया है और यह भी अपने आप में उस बदलाव के आधार पर किया गया है कि आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है। पहली लिस्ट में 11 सीटों पर घोषित किए गए थे प्रत्याशी। जब पहली जो लिस्ट आई थी उसके बाद आज की लिस्ट में 20 लोगों के नाम आए हैं और पिछली लिस्ट में 6 सीटों पर दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट दिया गया था। उसमें भी अपने आप में बदलाव हुआ था और इस बार की दूसरी लिस्ट में भी अपने आप में बड़ा बदलाव हुआ था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में हुए बड़े उलटफेर पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी चाहे जितने फेरबदल कर ले, जनता उनके खिलाफ है और आने वाले चुनाव में आपकी हार निश्चित है। लोग जानते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो नाराजगी है लोगों की, उसके चलते जितने भी फेरबदल करे आम आदमी पार्टी, लेकिन सच तो सबके सामने है। उसको यहाँ से लड़वाओ, उसको वहाँ से लड़वाओ, सच तो ये है कि लोग उनसे बहुत ही नाराज़ हैं और किसी भी तरह से उनको एक और मौका नहीं देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में 77 समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के फैसले पर राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का यह पूरा मामला है जो कि अपने आप में पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी है। अपने आप में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक मौखिक टिप्पणी की। हालांकि आदेश नहीं आया, लेकिन मौखिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसको लेकर देश की सियासत में बहुत उबाल देखने को मिलता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई में राज्य सरकार के आदेश को किया था रद्द, जिसके बाद राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में है। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संभव नहीं, यह संविधान विरोधी है। ममता सरकार ने 77 समुदायों को राज्य में ओबीसी घोषित किया हुआ है, जिसकी वजह से यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इस वजह से भी अपने आप में सियासी तौर पर भी मामला बन जाता है। बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार के फैसले का बचाव किया। हालांकि एक तरीके से वो बात आगे तरीके से बढ़ती नजर नहीं आई। कपिल सिब्बल ने कहा यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण ना हो, इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में साफ तौर पर किया। सिब्बल ने कहा कि हिंदुओं के लिए भी आरक्षण का आधार पिछड़ापन है, तो ऐसे में जो तमाम जातियों 77 जातियों को लेकर जो अपने आप में बंगाल की सरकार कर रही है, उसका बचाव कपिल सिब्बल करते नजर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यह अपने आप में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अगली खबर आपको दिखाते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई। भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री सोमवार को ढाका पहुंचे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश पहुंचे विक्रम मिस्री ने ढाका में यूनिस प्रशासन के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के प्रभारी मोहम्मद तौकीद हुसैन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। विदेश सचिव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जाहिर की है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर हिंदू समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को ढाका पहुंचे। उन्होंने भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श में हिस्सा लिया। बैठक में बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन भी शामिल हुए। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। Today's discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में यूनुस प्रशासन के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के प्रभारी मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. विदेश सचिव ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में तत्कालीन पीएम शेख हसीना के बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते देश छोड़कर भारत आने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों की कई खबरें सामने आई हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में स्थापित अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा न दे पाने के आरोप लगते रहे हैं। उम्मीद है कि विदेश सचिव के इस दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे आपको खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट पर आज उतरा है पहला विमान। किस प्रकार से इस खबर पे सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि एक बड़ा एयरपोर्ट बनकर अब तैयार होने की स्थिति में इस खबर पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके, चमके। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की फ्लाइट की फर्स्ट लैंडिंग हो गई। इस तरह से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल शुरू हो गया। इस लैंडिंग के बाद मिले डेटा के आकलन के आधार पर आगे कमर्शियल फ्लाइट की अनुमति भी मिलेगी। चूंकि आज का ट्रायल सफल रहा है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल से
जेवर एयरपोर्ट में कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो सकती है। तो ये देखिए अपने आप में इंडिगो की फ्लाइट उतरी है और ये अपने आप में किस प्रकार से खास है ये भी समझना जरूरी। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा, यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अपने आप में है और ये यहाँ पर कुल 6 रनवे हैं। रनवे की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर के आसपास, चौड़ाई 60 मीटर के आसपास है, अपने आप में बड़ा और बृहद है। अप्रैल से कमर्शियल उड़ानों संभव है, 60 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ शुरुआत होगी, पेपरलेस होगा। इसके अलावा शून्य कार्बन उत्सर्जन के तौर पर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये अपने आप इसकी खासियत भी है जो ये बताता है कि न सिर्फ ये जेवर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बल्कि देश के गौरव और मान को आगे बढ़ाने वाला अपने आप में एक एयरपोर्ट होने जा रहा है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद अब बात मौसम की। पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर जिलों में सीजन की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने के कारण ठंड बढ़ गई है। शिमला की सड़कों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। तो उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई है। यहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में INS तोशिल के कमीशनिंग समारोह में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने अपनी सोशल मीडिया साइट X पर कहा कि INS तोशिल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रमाण है। ये भारत और रूस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। सीरिया संकट के बीच भारत ने वहां शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया पर जोर दिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सीरियाई समाज के सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं का सम्मान करने पर भी बल दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत की सीरिया के हालात पर नजर है। केंद्र सरकार की आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना ने लॉन्च के 2 महीने से भी कम समय में कीर्तिमान रच दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए नामांकन का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। हाल ही में इल्तिजा ने हिंदू समुदाय और भगवान राम को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद इन स्कूलों के सभी बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। हालांकि घटना की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद दिल्ली के DCP सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि धमकी देने वाले की खोजबीन जारी है।
न्यूज नाइट के प्रायोजक